एस्पिरेंट्स वेरी वार्म वेलकम ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ एनालिस्ट आईएएस। तो आज हम बात करते हैं कि जो हरित क्रांति आई थी या जो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था उसका खास करके मेज़ पर क्या इफेक्ट पड़ा है, इससे रिलेटेड चीज़ें। इसके बाद हम इसको कंपेयर करेंगे वीट और राइस से। बेसिकली ऐसी क्या चीज़ें हैं जो ग्रीन रिवॉल्यूशन ने मेज़ में स्पेसिफिक दी जो वीट और राइस में नहीं पॉसिबल हो पाई। इंडिया में मेज़ का क्या प्रोडक्शन है। आफ्टर दैट एट द एंड ऑफ द वीडियो हम डिस्कस करेंगे हमारा आज का प्रीलिम्स और मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट बाय न्यूज़। तो पिछले 20 सालों में या देखा जाए तो पिछले 2 डिकेड्स में इंडिया का जो मेज़ प्रोडक्शन है वो 3 गुना से ज़्यादा हो चुका है। अब यहाँ पर क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर ड्राइवन ग्रीन ग्रोथ है वो एक सक्सेस स्टोरी रही है। मेज़ का जो ट्रांजिशन है कि वो प्राइमरली एक फीड क्रॉप था, अब वो एक फ्यूल क्रॉप है। तो ये यहाँ पर डिफरेंस आया है कि पहले ये केवल फीड क्रॉप था, अब ये एक फ्यूल क्रॉप के यूज़ में भी यूज़ होता है। नाउ अगर हम मेज़ के बारे में बात करेंगे तो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सीरियल क्रॉप्स है इंडिया में और वर्ल्ड में एज वेल, खासकर कि फूड के लिए और फीड दोनों के लिए। दैट इज़ वाई इसको क्वीन ऑफ सीरियल्स या सीरियल्स की रानी भी कहा जाता है। मेज़ की जो ग्रोथ है वो लगभग सारे स्टेट्स में होती है इंडिया में, और राइस, वीट, सोरगम के नेक्स्ट इसको उगाया जाता है रिगार्डलेस ऑफ एरिया या प्रोडक्शन इंडिया में। अगर हम इसका भारत में प्रोडक्शन देखेंगे तो इंडिया में जो मेज़ क्रॉप है, मेज़ प्राइमरली 2 सीज़न में यहाँ पे उगाया जाता है। पहला जो है वो खरीफ सीज़न है, दूसरा जो है रबी सीज़न है। जो खरीफ सीज़न है वो रेनी सीज़न है जो इस टाइम पे चल रहा है। दिस इज़ योर रेनी सीज़न जिस टाइम पे से उगाया जाएगा। इसके बाद आएगा विंटर सीज़न या रबी क्रॉप आती है। अब यहाँ पर खरीफ में जो मेज़ उगाया जाता है वो लगभग 83% उगाया जाता है, वहीं जो रबी में मेज़ उगाया जाता है वो लगभग 17% उगाया जाता है। मेज़ ग्रोथ की जितनी भी कंट्रीज़ हैं, इंडिया की जो रैंक है, दैट इज़ फोर्थ एरिया में। अगर एरिया वाइज देखें तो इंडिया की रैंक फोर्थ है, और अगर प्रोडक्शन वाइज देखें तो इंडिया की जो रैंक है दैट इज़ बेसिकली सेवेंथ। तो ये वर्ल्ड का अगर हम टोटल देखें तो इंडिया जो है वो लगभग यहाँ 4% वर्ल्ड का मेज़ एरिया दिखाता है, और जो टोटल प्रोडक्शन है वर्ल्ड में उसका 2% यहाँ इंडिया में होता है। नेक्स्ट, मेज़ का प्रोडक्शन इंडिया में देखेंगे तो ये एक दूसरा सेलिब्रेटेड रिवॉल्यूशन था जो भारत में हुआ। अगर देखा जाए तो 1999 से 2000 और 2023 से 2024 वाला जो टाइम है, यहाँ पे एनुअल मेज का प्रोडक्शन जो है वो 3 गुना बढ़ चुका है। जहाँ एवरेज पर हेक्टेयर यील्ड जो है वो इस टाइम पे कुछ 1.8 टन्स थे पर हेक्टेयर, अब जो है वो लगभग 3.3 टन्स पर हेक्टेयर यहाँ पे हम मेज़ उगाते हैं। दूसरा, अगर हम फीचर की यहाँ पे बात करेंगे मेज़ प्रोडक्शन का, तो मेज़ एक यहाँ पर फ्यूल क्रॉप है, और ये फ्यूल क्रॉप के साथ साथ एक फीड क्रॉप भी है। 25% से कम हम जो यहाँ उगाते हैं मेज़ को, केवल 25% या उससे लेस जो है वो एज अ फीड हम यूज़ करते हैं। बाकी 60 जो है, जो इसका बाकी का जो 60% है वो यहाँ पर जाता है फीड में, जैसे पोल्ट्री में, लाइफ स्टॉक में, या इन डायरेक्टली कंज्यूम होता है हाउस होल्ड्स में, जैसे चिकन या एग या मिल्क के रूप में, मिल्क को जब प्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट, 14 to 15% जो इंडिया का मेज यूटिलाइजेशन है वो इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए है, हम इसको इंडस्ट्री के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे स्टार्च जो इसमें पाया जाता है उसके एप्लीकेशंस होते हैं टेक्सटाइल में, पेपर में, फार्मास्यूटिकल कंपनीज हो गए, फूड हो गया या बेवरेज इंडस्ट्री हो गई। जो मेज़ का यूज़ है कि वो फीड स्टॉक की तरह यूज़ किया जाता है, और उसका जो यूज़ होता है वो यहाँ इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है, जिसको पेट्रोल के साथ रिसेंटली जो है वो मिक्स किया जाता है और इसको प्रोड्यूस किया जाता है या इसको बेचा जाता है। नेक्स्ट जो यहाँ पर चीज़ है वो एक कुछ नई वेराइटीज़ हैं मेज़ की। अगर हम देखें तो नई वेराइटीज़ से पहले यहाँ पर ट्रेंड्स जो रहा है 1949 से लेकर के 2016-19 का ये डेटा है, जहाँ पे मेज़ जो है वो इंक्रीज़ हुआ है उसका प्रोडक्शन। एरिया पर हेक्टेयर में देखेंगे तो एमपी में होता है, कर्नाटका, महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी, बिहार, ये अलग अलग स्टेट्स हैं जिसमें मेज़ प्रोड्यूस होता है। तो मैक्सिमम जो प्रोड्यूस होता है ये एमपी और कर्नाटका में इंडिविजुअली होता है, बाकी अदर स्टेट्स को मिलाएंगे तो टोटल 18% है। दिस इज़ द केस। नेक्स्ट, यहाँ पर एडवांटेजेस क्या हैं या फिर नई वेराइटी की बात होती है तो यहाँ पर इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है उसने इंडिया की पहली जो वैक्सी मेज़ की वेराइटी है या मेज़ हाइब्रिड है, इस हाइब्रिड में बेसिकली हाई स्टार्च होता है, हाई अमाइलोपेक्टिन होता है। अमाइलोपेक्टिन बेसिकली इसको सॉफ्ट बनाता है,
इसके ग्रेन को। यहाँ पर जो मैक्सिको बेस्ड एक कंपनी है जो है इंटरनेशनल मेज एंड व्हीट इम्प्रूवमेंट सेंटर, इसने ओपन यहाँ पे एक मेज डबल हैप्लॉइड फैसिलिटी कर्नाटका में खोली है, जो जेनेटिकली प्योर मेज यहाँ प्रोड्यूस किया जाता है, जिसको बेसिकली यूज़ किया जा सकता है, पेरेंट्स उसको यूज़ किया जा सकता है फर्दर अगर हम क्रॉसिंग कराते हैं, ब्रीडिंग कराते हैं हाइब्रिड्स की। तो एडवांटेजेस यहाँ पर फिर चीज़ें आती हैं कि मेल की ये जो मेज़ की ये डबल हैप्लॉइड फैसिलिटी है। नेक्स्ट, प्राइवेट सेक्टर का रोल है। लगभग 80% इंडिया का जो मेज़ क्रॉप है ये प्राइवेट सेक्टर इसको हाइब्रिड करता है। मेज़ में और बाकी क्रॉप्स में क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पर देखा जाए तो जो मेज़ है, मेज़ बेसिकली सबसे पहला ये है कि जैसे सेल्फ पॉलिनेटिंग है यहाँ पर वीट और राइस, लेकिन मेज़ जो है वो क्रॉस पॉलिनेटिंग होता है नेचर में। सेल्फ पॉलिनेटिंग मतलब एक ही प्लांट है तो वो सेल्फ से ही उसके मेल फीमेल पार्ट्स दोनों आते हैं और वो फर्टिलाइज हो जाता है। क्रॉस पॉलिनेशन में दो अलग अलग यहाँ प्लांट्स ही हैं, जिसमें एक होगा मेल और एक होगा फीमेल। बेसिकली ये अलग अलग होते हैं और इनमें क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन जो व्हीट और राइस में आया वो फार्मर्स ड्राइव कर रहे थे हाई यील्डिंग वेराइटीज़ के लिए, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेटिंग क्रॉप्स थी। नेक्स्ट उसमें बेसिकली इसके हाइब्रिडाइजेशन को और एमेंड नहीं किया जा सकता था। ग्रीन रिवॉल्यूशन मेज़ में जो है ये कंटिन्यूस रहा है, और खास करके मेज़ में जो रहा है वो प्राइवेट सेक्टर ड्राइवन रहा है। अगर व्हीट और राइस में रहेंगे तो जनरली वो फार्मर ड्राइवन रहा है। नेक्स्ट, यहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर के जो हाइब्रिड्स हैं, 80% से ज़्यादा मेज कल्टीवेशन जो है यहाँ पर वो हाई यील्ड्स जो हैं वो पहली जनरेशन तक लिमिटेड हैं, या कहा जा सकता है कि प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट करता है 80% की मेज कल्टीवेशन को लेकर के। फार्मर सेम यील्ड्स को हार्वेस्ट नहीं कर सकते अगर वो यहाँ पर ग्रेन्स को सेव करते हैं यील्ड से या उनको रीयूज करते हैं। नेक्स्ट, मेज कल्टीवेशन में इनोवेशन हुआ है। हमने देखा कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे जो वैक्सी वैरायटी है मेज़ की, ये यहाँ पर बनाई गई है, और ये जो वैक्सी वैरायटी है इसमें हाई एमिलोपेक्टिन स्टार्च कंटेंट है जो ज़्यादा सूटेबल बनाएगा इसको इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए। स्टार्च मेज में दो पॉलीमर्स का होता है, एक स्ट्रेट चेन का होता है जिसको अमाइलोज कहते हैं, और एक बेसिकली ब्रांच्ड चेन का होता है जिसको यहाँ पे बोला जाता है अमीलोपेक्टिन। तो वन जो स्ट्रेट चेन का है दैट इज योर अमाइलोज, और जो ब्रांच चेन का है उसको बोलते हैं अमाइलोपेक्टिन। यहाँ पर जो नॉर्मल मेज का स्टार्च है वो लगभग, अगर हम नॉर्मल मेज का स्टार्च देखेंगे तो दैट इज अराउंड 30%। नॉर्मल मेज में स्टार्च होता है 30%। यहाँ पर अमाइलोज जो है वो 30% जो स्ट्रेट चेन है, और 70% जो है वो अमाइलोपेक्टिन होता है। लेकिन जो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने जो यहाँ पर मेज का दाना बनाया है उसमें यहाँ पर लगभग देखा जाए तो जो इसमें जो अमाइलोपेक्टिन है जो यहाँ 70% है, वो ही अमाइलोपेक्टिन यहाँ 93.9% है। अमाइलोपेक्टिन बढ़ने से बेसिकली ग्रेन और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, और यहाँ पे इसकी रिकवरी फर्मेंटेशन रेट्स को भी इफेक्ट किया जाता है। सॉफ्टनेस ज़्यादा होगी तो ज़्यादा अच्छे से ग्राइंड हो पाएगा, फ्लोर प्रोडक्शन अच्छे से हो पाएगा। ग्रेन्यूल्स जहाँ पे अमाइलोपेक्टिन ज़्यादा होता है इजीली ये टूट सकता है ग्लूकोज की यूनिट्स में, और ग्लूकोज को फिर फर्मेंट किया जा सकता है ईस्ट का यूज़ करके। नॉर्मल मेज ग्रेन्स में 68 to 72% स्टार्च होता है, केवल 58 to 62% ही रिकवरेबल होता है। लेकिन जो नई वेराइटीज़ यहाँ पर आ रही हैं उनमें 71 से लेकर के 72% स्टार्च है। ये जो हाइब्रिड है ये एवरेज यील्ड्स तो देते हैं वो अराउंड 7.3 टन पर हेक्टेयर की यहाँ पे देखने को मिल जा रही है। इनिशिएटिव्स यहाँ पे नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, इंडिया मेज समिट है। नेक्स्ट, प्राइवेट सेक्टर के रोल की अगर यहाँ पे हम बात करेंगे तो इंटरनेशनल मेज एंड व्हीट इंप्रूवमेंट सेंटर जो है इन्होंने एक मेज डबल हैप्लॉइड फैसिलिटी जो कर्नाटका में स्टैब्लिश की है, जो हाई यील्डिंग जेनेटिकली प्योर ब्रीड्स जो है इनको ये प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट, सो दिस इज अबाउट द फैसिलिटी। नेक्स्ट इज ये जो फैसिलिटी है ये स्पीड अप करती है डेवलपमेंट के मेज हाइब्रिड्स का। कन्वेंशनल प्रोसेस में जो इनब्रेड लाइंस होते हैं ये कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेटिंग जनरेशंस को 6 से 8 जनरेशंस तक उनको सेल्फ पॉलिनेट करना पड़ता है। तब सेल्फ पॉलिनेट करने के बाद यहाँ पर जो है वो उनको हाइब्रिड जो प्योर लाइन है वो दिखेगा। लेकिन जो डीएच टेक्नोलॉजी है या जो डबल हैप्लॉइड टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके केवल यहाँ पर 2 क्रॉपिंग साइकिल्स के अंदर ही हमें प्योर लाइन मिल जाती है। 2022 में कुनिगाल फैसिलिटी जो है इसने शेयर की थी यहाँ पे लगभग 29,000 मेज की जो डबल हैप्लॉइड लाइंस हैं।
ये लाइंस हाई यील्डिंग है, टॉलरेंट थी, ड्रॉट रेजिस्टेंट थी, वाटर लॉगिंग इनमें बेसिकली नहीं होती थी, न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी थी, ये रेजिस्टेंट थे पेस्ट को लेकर के, डिजीजेस को लेकर के। कंपनीज जैसे यहाँ माइको है, श्रीराम बायोसीड है, अदवांता सीड्स है, ऐसी प्राइवेट कंपनीज इस फील्ड में ज़्यादा वर्क करती हैं। मेज एक फ्यूल क्रॉप भी है। यहाँ पे फीड पोल्ट्री लाइफ स्टॉक के लिए 60% है, इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए 14-15% है, डायरेक्ट ह्यूमन कंजप्शन जो है वो लेस देन 25% है। मेज के फ्यूचर की बात करेंगे तो प्रोडक्शन फिलहाल इंक्रीज हुआ है, ट्रिपल्ड हुआ है, मोर देन ट्रिपल्ड हुआ है पिछले 20 सालों में। हाइब्रिड डोमिनेंस है, प्राइवेट सेक्टर हाइब्रिड जो है ये ज़्यादा डोमिनेंट है यहाँ पर। फ्यूल क्रॉप का पोटेंशियल भी यहाँ पे इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए, इथेनॉल ब्लेंडिंग में हेल्प होगी। Next, we have our today's prelims practice question. The question says that which of the following is a key factor differentiating the green revolution in maize from that of wheat and rice in India? Government-led initiatives focus on organic farming, predominance of hybrid varieties, reliance on traditional farming practices. So you can type the answer in the comment section. The relative if it's correct or not. Then with today's maize practice question, the question says that critically analyze the factors contributing to the rapid growth of maize production in India. Discuss the implications of this trend for food security, agricultural economy, and industrial development. Also, examine the potential challenges and opportunities associated with the increased cultivation of maize. So, this is all about today's video and session. You can try to write this answer and send it to us. So, thank you. Have a nice day and stay tuned with the list for your better preparation.